हेलो एवरीवन। अब हम एचटेट पीजीटी मैथ्स 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर उसको हम 91 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन क्या आते हैं 91 से 150 तक आते हैं अपने। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, इफ़ द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम। मीन अगर एम है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, लेकिन क्या है अपने पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एनपी। ठीक है, और वैसे उन्होंने मीन दे क्या रखा है, हमें एम दे रखा है। और हमें ये भी पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके इक्वल होता है, आपका वेरिएंस के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब वेरिएंस भी कितना हो जाएगा, आपका एम हो जाएगा। बट इन्होंने क्या कहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट एम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट एम आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 93। क्या कहा इन्होंने, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल फाउंड बाय दिस एंड दिस लाइन। ठीक है, तीनों लाइन एक ट्रायंगल बनाएगी, उस ट्रायंगल का हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है। देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका वर्टेक्स है x1 y1, इसका वर्टेक्स है x2 y2 और इसका है x3 y3, तो जो सेंट्रोइड है वो किसके इक्वल होगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो हमारा मेन काम है कि हमें वर्टेक्स फाइंड करनी है। अब इन्होंने क्या कहा है, एक ट्रायंगल है, कैसे बनेगा वो ट्रायंगल, x इज इक्वल टू 0 एक्सिस यानी ये हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगी। एक लाइन उन्होंने ये दी है, यहाँ से हम क्या करें, इस लाइन को ड्रॉ करें तो x को अगर मैं 0 लूँगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, और y को 0 लूँगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो हमें इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट देख लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1 और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 + 0 + 1/3 यानी 1/3, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 1 + 0 यानी 1/3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1/3 1/3। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा क्या। क्वेश्चन नंबर 95। इफ y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस देन y ऑफ x इज इक्वल टू, और y ऑफ 0 हमें 0 दे रखा है। क्या कहा इन्होंने, y ऑफ x की वैल्यू बताओ। इसका मतलब मुझे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये किस लिए दिया इन्होंने, क्योंकि जब ये क्या अपना इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो साथ में क्या आएगा c आएगा। तो c कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन दे दी। ठीक है, अब आप ये देखो, ये हमने कहीं पढ़ा है किसका एक्सपेंशन होता है 1 - x की पावर -1 का -2 का। ठीक है, देखो -2 इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 + 2x + 3x² + 4x³ + अप टू सो ऑन, ये तो सेम ही है अपना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y ऑफ x को लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x की पावर -2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर में एक आप इंक्रीज कर दो, पावर में इंक्रीज करेंगे तो -1, पावर जो बनेगी वो नीचे डिवाइड करोगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा -1, वो नीचे आएगा। साथ में क्या आता है अपना कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, रेसिप्रोकल करता है कि ये पावर क्या बन जाए अपनी प्लस की बन जाए, साथ में आ जाएगा c। अब कंडीशन क्या है हमारे पास कि y ऑफ 0 0 है, इसका मतलब x 0 है तो y भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो y 0 है, x भी 0 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -1 आ गई। ठीक है, तो आप इसमें वापस पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा मेरा 1/1 - x -1, एलसीएम लेंगे तो 1 - x 1 + x से कैंसिल हो जाएगा। तो y क्या आ जाएगा x/1 - x। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें ध्यान क्या रखना है, इसका एक्सपेंशन। देखो एक हमारे पास एक्सपेंशन होता है 1 - x की पावर -1 का, वहाँ तो क्या होता है आपको 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4 अप टू सो ऑन। लेकिन 1 - x की पावर -2 में क्या होता है आपका 1 + 2x + 3x² + 4x³ + अप टू सो ऑन। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। क्या कहा इन्होंने, एक फंक्शन दे रखा है हमें x की पावर x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। अब इन्होंने क्या कहा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब इसका जो डेरिवेशन है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन फाइंड करना है। ठीक है, एक बार मैं इसको y मान लेती हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, बार बार f ऑफ x ना लिखना पड़े।
ठीक है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है तब आप क्या करते हो, दोनों तरफ log ले लेते हो। तो यहाँ पे भी log y ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे log x की पावर x। log क्या करेगा, इस x को आगे भेज देगा, ठीक है। log की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है उसको आगे भेज देता है ये। अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। तो log y का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 1/y, y का होगा dy/dx। अब यहाँ पे क्या लगेगा, uv, x एज इट इज, log x का डेरिवेशन 1/x प्लस log x एज इट इज, x का हो जाएगा 1 dy/dx। y इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ बच जाएगा x प्लस log x, और y की वैल्यू क्या है हमारी, x की पावर x है, ठीक है। तो ये क्या आ चुका है, हमारा डेरिवेशन आ चुका है y का, फिर मैं कह दूँ f'(x) आ चुका है। अब ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा है कि x आपका 0 से बड़ा है, x एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। x की पावर x के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। x एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव, हमेशा ये क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। 0 नहीं हो सकता कभी भी ये। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी एक ओवरऑल आंसर आपको क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि x प्लस log x को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या लिख सकती हूँ, log x बड़ा हो जाएगा -x से, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ भी बेस नहीं दे रखा होता वहाँ पे नेचुरल बेस होता है आपका e ले लिया हमने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वहाँ जाएगा तो बन जाएगा e की पावर -x, यहाँ पे बच जाएगा आपका x, ठीक है। आप ऐसे कर लोगे एक्सपोनेंशियल, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और ये बन जाएगा e की पावर -x, ठीक है। e की पावर -x को मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 1 है, कट हो गया था ना x, तो यहाँ 1 चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा, e की पावर -1, e की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/e। इसका मतलब जो x है हमारा वो 1/e से बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/e से बड़ी होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्या कहा इन्होंने, लेट G बी एन इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। G क्या है अपना, इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, देन इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी आपकी। हमें पता है कि अगर G हमारा इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसके पास 2 ही जनरेटर होते हैं, ठीक है। और 2 जनरेटर भी कौन से होते हैं, अगर मान लो कोई A है जो G का जनरेटर है तो दूसरा जनरेटर कौन सा होगा आपका, इसी का इनवर्स होगा। तो 2 जनरेटर कौन से होते हैं, एक नंबर खुद और उसका इनवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, G हैज़ 2 जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में इन्होंने क्या कहा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द लाइन दिस। कौन सा प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। इन्होंने ये कहा, मान लो कोई प्लेन है तो कौन सा प्लेन ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है। अब लाइन की डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन रेशो बताएंगे, ठीक है। और प्लेन में डायरेक्शन जो होती है वो कौन रोल प्ले करता है उसमें, डायरेक्शन कोसाइन। और जो डायरेक्शन कोसाइन होता है प्लेन का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अगर वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो लाइन के भी क्या हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर होगा। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब देखो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, जहाँ पे a b c क्या होते हैं आपके डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशो का वेक्टर क्या बन जाएगा, 3i, यहाँ से 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन रेशो का वेक्टर। अब प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p या फिर d, कुछ भी लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पे l m n आर डायरेक्शन कोसाइन, और ये जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर क्या बनेगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब आपको पता है कि अगर 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0, ठीक है। तो आप चेक कर लो कि कौन सी डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिल रही है। यहाँ पे आएगा 3, तो 3 2 6, 4 3 12, 5 4 20, ये तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि सब प्लस के हैं, ये भी सब प्लस के हैं। सी वाला चेक करते हैं हम, 3 2 6 प्लस 4, 5 माइनस 2 माइनस 10, ठीक है। ये 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 99, क्या कहा इन्होंने, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, देखो आप, इन्होंने क्या दिया है, वाई स्क्वेयर दे दिया। इसका मतलब किस तरह का पैराबोला होगा, क्या तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax होगा या फिर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax होगा। वो तो हमें फाइंड ही करना पड़ेगा कंप्लीटिंग होल्स के मेथड लगा के। ठीक है, एक बार चलो फाइंड ही कर लेते हैं। इन्होंने क्या दिया इक्वेशन, वाई स्क्वेयर, वाई वाले टर्म एक साथ लिख रही हूँ मैं, तो वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट होल्स के मेथड कैसे बनाते हैं हम, y के कोफिशिएंट का आधा कितना हो जाएगा 2, अब 2 का स्क्वायर ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया किसका, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, उधर जाके प्लस का 7 प्लस माइनस का 4x। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन जनरल क्या होती है, 4 बाहर आता है अपना, तो यहाँ पे हमने 4 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 4 कॉमन लेंगे तो 7/4 माइनस x, इधर चल रहा है y प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह की जनरल इक्वेशन अगर जब मेरा वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है पैराबोला का, देखो एक तो अपना ये केस बनता है जहाँ पे जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है 0 0 पे, तो इस केस में तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। लेकिन अगर मेरा वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, मान लो किसी h या k पॉइंट पे है, h के पॉइंट पे है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस k होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। ठीक है, ये होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस कॉमन ले लो आप, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 7/4। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशन बन गई हमारी, कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a कैपिटल x। ठीक है, अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, इसका मतलब किस तरह का पैराबोला है, इस तरह का पैराबोला है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी, यहाँ होगी। अगर इसका फोकस a,0 है, माइनस a,0 अगर फोकस, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a होती है, तो इसके से भी क्या हो जाएगा, कैपिटल x इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल x क्या है मेरा, x माइनस 7/4, और a यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो हम a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 7/4 यानी हो जाएगा 11/4, तो x इज इक्वल टू 11/4, x इज इक्वल टू 11/4, तो इक्वेशन क्या आएगी, 4x इज इक्वल टू 11, 4x इज इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पैराबोला का बेसिक अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है पैराबोला का तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। क्या कहा इन्होंने, HCF 2 नंबर का ये है, HCF 2 नंबर का अगर इस तरह से आपका, तो आप बताओ M और N क्या होगा। हमने पढ़ा है कि हम HCF को एक लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि हम HCF को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप पहले HCF निकाल लो 40 का, जैसे हम करते हैं इस मेथड से, बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से। ठीक है, उस वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इससे लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन। आप डायरेक्ट देख लो ना, यहाँ पर अगर मैं M को 11 पुट करूँ, ठीक है, और N को -29 पुट करूँ, तो क्या इसका HCF सेटिस्फाई होगा। चलो आप पहले HCF निकाल ही लो। ये किस पे जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 101। क्या कहता है ये आपको, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस व्हेन y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/√3। हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि इसमें क्या करें, हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देते हैं, y वाली एक तरफ ले जाओ, x वाली आप एक तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, dy, y को हम नीचे ले गए पूरे को, तो y अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू dx को ऊपर ले जाओ आप, x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है तो एक तो हमारे पास होमोजेनियस मेथड होता है। होमोजेनियस मेथड में हम क्या करते हैं, y की जगह vx पुट कर देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। अब हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो 1/y√y² - 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, सेकेंड इनवर्स y का, ठीक है। यहाँ पे भी 1/x√x² - 1 ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स x का। साथ में क्या लेंगे हम, एक कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। फिर उन्होंने हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है क्या, कि जब x मेरा 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर सेकेंड इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/√3। सेकेंड इनवर्स x की वैल्यू क्या है, 2 + c। ये कंडीशन इसलिए देता है ताकि हम c की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। अब 2/√3 सेकेंड पे कहाँ पे होता है, मैंने कोस से याद कर रखा है, तो cos√3/2 कितना होता है हमारा 30। तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2/√3 सेकेंड 30 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड 30 को हम लिख सकते हैं π/6। ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब 2 की जगह मैं क्या चेक कर लेती हूँ, 1/2 कोस पे कहाँ आता है, क्योंकि सेकेंड का इनवर्स रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस होता है ना, इसलिए। तो 1/2 कोस पे कहाँ आता है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो सेकेंड में 2 कहाँ पे आएगा, 60 डिग्री पे आएगा, और 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, π/3 प्लस में c। अब सेकेंड इनवर्स की रेंज में लाई करते हैं π/6 और π/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरह से, हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6 = π/3 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, देखो c की वैल्यू कैसे आएगी, 30 में से 60 माइनस करना, तो -30 बचेगा हमारा, ये 30 है ये 60 है, ठीक है। तो 30 में से हम क्या माइनस करेंगे, 60, तो -30, और -30 का मतलब -π/6, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। हम किस में पुट कर देंगे, हमारे इस ये जो हमने इंटीग्रेशन किया था ना, यहाँ पुट कर देंगे हम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स y = सेकेंड इनवर्स x - π/6। अब सेकेंड इनवर्स यहाँ से हटाएंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा, पूरा सेकेंड बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, y = सेकेंड इनवर्स x - π/6। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी आपको समझाया है इसलिए टाइम लग गया, वरना पेपर में क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा ये तो सेपरेट हो जाएगा, ये किसका इंटीग्रेशन बनेगा, सेकेंड इनवर्स y का, ये किसका हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स x का प्लस में c। डायरेक्ट हम यहाँ स्टेप पर आते, उसके बाद में हम कंडीशंस पुट करते। यहीं पे देख लेते हैं पेपर में करना कैसे है, y की जगह तो मैंने लिखोगे दोबारा 2/√3, यहीं पे कट कर दूँ, 2/√3 यहाँ लिखेंगे 2 + c। सेकेंड इनवर्स 2/√3 किस पे होता है, ये π/6 पे होता है, डायरेक्ट इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, π/6, और ये कितना आ जाएगा, π/3 + c, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जब ये क्या होगा, 30 हो गया, ये 60 हो गया, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -30 यानी -π/6। एक ही लाइन के अंदर जितना आप कम लिखने की कोशिश करोगे उतना ही पेपर आपका जल्दी होगा, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग से ही हैबिट डालनी है कि कम लिखें और छोटी सी जगह में अपना क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो यहीं पे देखो मैंने इसी के अंदर सारा सोल्व कर दिया कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/6। अब सी की वैल्यू -π/6 होगी, अब इसी के अंदर पुट करना है ना वापस। अब मैं यहाँ पे -π/6 पुट करूँगी तो ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स π/3 - 6, सेकेंड इनवर्स x होगा यहाँ पर, तो सेकेंड इनवर्स x - π/6 कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102। अब 102 क्या कहते हैं, देखो इसको भी देखते ही हम कर सकते हैं, 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, जहाँ क्वेश्चन दे रखा होगा वहीं पे इसको हम कट करते और क्या लिख दे कि एक इसके इक्वल हो जाएगा 3i के। मुझे a की पावर 5 चाहिए, एक इसके इक्वल हो गया 3i के, a की पावर 5 चाहिए, तो यहीं पे क्या हम क्या करेंगे, पावर रेज कर देते हैं 5। अब हमने देखा ऑप्शन में क्या है, a है, ठीक है। अब ऑप्शन में a कैसे आएगा, क्योंकि a 3i था ना, ये 3 की पावर 5 है, i की पावर 5 तो i हो जाएगा। 3 की पावर 5 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3i, और 3i वापस क्या बन जाएगा, a बन जाएगा हमारा। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, तो 81a हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 81a आ जाएगा। हमें ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, देखते ही जितना इजीली सोल्व कर सकते हो उतना इजी फटाफट हमें सोल्व करना है बिना लिखे, ठीक है। मैं वो करके दिखाती हूँ फिर भी इस क्वेश्चन को। इन्होंने क्या कहा, हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को सबसे पहले देखा करो कि आंसर्स किस टाइप का आ रहा है, सब में ए है, ठीक है। लेकिन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3i लिख सकती हूँ, ठीक है। 3 कॉमन ले लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी। अब हमें क्या चाहिए, a की पावर 5 चाहिए, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 और i की पावर 5। अब आप यहीं पर ही कोशिश करो कि मैं a कैसे बनाऊँ, i की पावर 5 हो जाएगा i, लेकिन a क्या था, 3i था, तो एक दिन इसको दे दो ना आप,
ठीक है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 हो जाएगा ये, और एक 3 इसको दे दिया। अब 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है ये आपको, ए एक सेट है, इस तरह से कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है, और बी एक सेट है जिसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे, इस तरह के एलिमेंट आएंगे। हमें दोनों का ग्राफ पता है तो हम किससे सोल्व करेंगे इसको, ग्राफ से। फिर ये कहता है कि आप ये बताओ बी सबसेट होगा ए का, या ए सबसेट होगा बी का, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं आएगा, या फिर ए यूनियन बी करूँगी तो ए बनेगा, ठीक है। अब आप देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है, एक्स एक साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है और सेंटर से ओरिजिन से पास होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद है y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कैसा होता है हमारा, इस तरह से होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे जैसे तुम x को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या y की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि e की वैल्यू कितनी होती है, 2.72 समथिंग होती है। अब इसकी पावर कुछ मैं इंक्रीज करते जाऊंगी तो आंसर भी क्या मिलता जाएगा, मुझे बड़ा मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से तो होगा इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा आपका, आप जैसे ही माइनस के नंबर्स पुट करते जाओगे, जैसे मैंने x की जगह -1 पुट किया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2.72, ठीक है। जैसे मैं x की जगह -2 पुट करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह मैं -2 पुट कर रही हूँ यहाँ पर, e की पावर x था ना, x की जगह -2 पुट किया तो 1/e की पावर 2, ये हो जाएगा 1.272 की पावर 2। तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो किसको अप्रोच करेगा, ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा ये, ठीक है। समझ में आया। तो e की पावर x का ग्राफ बन जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x का ग्राफ। कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ, तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन a और b की इंटरसेक्शन क्या आएगी हमारे पास, फाई आएगी। लेकिन आपको डाउट हो कि मैंने मेरा ग्राफ ठीक बनाया कि नहीं बनाया, तो आप देख लो, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो आप, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये y मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ ये कट करें वहाँ जो भी आपका x और y होगा वो दोनों के लिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों का y इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर x के। अब आप बताओ x क्या है हमारा e क्या हमारा 2.72 समथिंग होता है, ये हो गया x। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं x को कुछ भी पुट करूँ और यहाँ पे भी सेम पावर रेज करूँ तो ये दोनों इक्वल आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आपको दिख ही रही है ये वाली बात, तो ठीक है। तो कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 5 होगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो आप एक्स की वैल्यू बताओ। देखो इसको सोल्व करने नहीं बैठना है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के फैक्टर्स वगैरह फाइंड करने पड़ेंगे। हो सकता है छोटी इक्वेशन हो, लेकिन चांसेस है कि वो बड़ी इक्वेशन भी तो हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को एनालाइज करो। ऑप्शन में क्या दिया है, 0 0 0, तो 0 तो हमेशा होगा सोल्यूशन, तो 0 तो हमने चेक ही नहीं करना। अब यहाँ देखा 1 1 है, ठीक है, और यहाँ 3 -3 है। पहले मैं 1 पे चेक कर लेती हूँ, अगर 1 हुआ तो ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। और 1 नहीं हुआ तो फिर ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आप क्या करो, x की जगह 1 पुट करो फटाफट, कितना हो जाएगा, 2 1 1 1 2 1 1 1 2। डिटरमिनेंट सोल्व करना इजी है, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो ठीक है 1 आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करें सोल्व इसको, 2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 4 -1 ये हो जाएगा 2 -1, फिर +1, ये हो जाएगा 1 -2, कितना आएगा ये, 2 3 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ आएगा 1 -1, ये हो जाएगा -1 ठीक है। कितना आ रहा है ये, 6 -2 4 4 तो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 1x की वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। अब 3 और -3, अब देखो मैंने 1 पुट किया तो 4 आंसर आ रहा है। तो अब मैं अगर 3 पुट करूँगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा आ सकता है आंसर, मतलब थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम, तो एक बार 3 से पहले हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो -3 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2, ठीक है। इसको सोल्व कर लो आप फटाफट। अब -2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 4 -1 -1 1 +2 +1, ये हो जाएगा 1 +2 -2, ये हो जाएगा 3 -3 +3, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, कहीं गलत किया क्या हमने, 3 एक सेकेंड, यहाँ हम x की जगह
-3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2 एज इट इज़ 4 -1 -1 इसको छोड़ेंगे माइनस का 2, यहाँ गलती कर दी हमने थोड़ी सी, ये हो जाएगा -1 के लिए इसको स्किप करेंगे तो यहाँ आएगा -2 + 1, ठीक है। 1 के लिए हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 3, यहाँ से आएगा -1 + 1 -2 -1, बहुत मिस्टेक हो रही है, सॉरी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -2 -1, ये बनेगा -3 + 3, यहाँ से भी आएगा +3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6 + 6, कितना हो जाएगा आंसर अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर -3 सेटिस्फाई कर रहे तो 0 और -3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105, ये कहता है एक फंक्शन जो है वो रियल सेट से रियल सेट के ऊपर है, आर एक सेट है रियल नंबर्स का और इस तरह से है, तो आप ये बताओ फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा कि ना ही सर्जेक्टिव होगा ना ही इंजेक्टिव होगा। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो ये फंक्शन आपने बहुत बार पढ़ा है और आपको याद भी हो गया है तो कि इसकी वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती नेगेटिव, देखो आप, अगर मैं पॉजिटिव नंबर, ये होता है 2.72 समथिंग, ठीक है। अगर मैं एक्स की जगह पॉजिटिव नंबर पुट करूँगी तो मुझे पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं एक्स की जगह नेगेटिव नंबर पुट करती हूँ, अगर मैं एक्स की जगह नेगेटिव नंबर पुट करती हूँ तो क्या बन जाएगा 1/e⁻x, ये तो फिर हमें क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे आंसर रेंज में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे, इतना हमें क्लियर हो गया। अब देखो आप यहाँ पे एक फंक्शन है आपका e⁻x रियल से रियल पे, तो यहाँ तो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, बट मैं ये कह रही हूँ नेगेटिव नंबर्स तो हमें मिलेंगे ही नहीं, कभी आंसर नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। इसका मतलब इनकी क्या नहीं मिल रही, हमें प्री इमेज नहीं मिली, ठीक है। प्री इमेज नहीं मिली तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू ये कहता है कि यहाँ के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, बट नेगेटिव नंबर्स की तो प्री इमेज है ही नहीं, तो फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है, ठीक है। ऑन टू नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ठीक है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, 1 1 के लिए। अब 1 1 क्या कहता है कि यहाँ का हर एक एलिमेंट एक में जाके ही मैप होना चाहिए, आपका हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है, मैं 2 x1 लूँ यहाँ पे, x1 x2, उनके लिए यहाँ पे ex1 आएगा, देखो x1 की इमेज क्या आएगी ex1, x2 की इमेज क्या आएगी ex2, तो क्या पॉसिबल है ऐसा कि 2 अलग अलग वो लें हम, मैं ये देख रहा हूँ ना 1 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने 2 नंबर्स अलग अलग लिए लेकिन इनकी इमेज सेम आ जाए, क्योंकि 1 1 तो तभी नहीं होगा ना कि जब 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम आए, तब 1 1 नहीं होगा ये, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं अलग x लूँगी तो मुझे अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज आएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अलग अलग पावर रेस करूँ, e⁻x1 e⁻x2, पावर्स तो मैं अलग अलग रेस कर रही हूँ, x1 तो मैं x2 के इक्वल लेके नहीं चल रही, तो ये कैसे इक्वल आ जाएंगे, ये भी इक्वल नहीं आएंगे आपके, तो ये फंक्शन मेरा 1 1 होगा। कोई भी अगर हम अलग एलिमेंट ले रहे हैं तो इमेज भी क्या आएगी आपकी, अलग आएगी, तो 1 1 होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ हम याद भी रख सकते हैं कि जो e⁻x फंक्शन होता है वो ऑन टू नहीं होता और 1 1 होता है, ठीक है। ये ऑन टू इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज़ की प्री इमेज नहीं मिलती है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 हमें क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ असम्पटोट्स ऑफ द कर्व दिस। हमें इस कर्व के असम्पटोट्स फाइंड करने हैं। एक शॉर्टकट मेथड है जो हर कोई फॉलो करता है, हम भी वही फॉलो करेंगे, ठीक है। वो मेथड क्या कहता है हमें कि अगर आपको असम्पटोट्स फाइंड करना है, असम्पटोट्स का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन ही होती है एक तरह से, तो कितनी स्ट्रेट लाइन एक तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो असम्पटोट्स कितने होंगे यहाँ पर, आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल फाइंड करेंगे हम, ठीक है, और वाई एक्सिस के कितने पैरेलल असम्पटोट्स आएंगे वो फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल असम्पटोट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है एक्स की उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, या फिर आप ये कह लो इक्वेट करेंगे, कैसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो एक्स के पावर
हाईएस्ट क्या है x की पावर 2। इसको सोल्व करते हैं, ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को बाहर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ बन रहा है वाई स्क्वायर, यहाँ बन रहा है माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन रही है, तो इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस ए, मतलब एक तो ये आएगा वाई इक्वल टू ए, एक आएगा वाई इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने सम टोट्स आए, 2 सम टोट्स आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल कितने सम टोट्स आएंगे, तो वाई एक्सिस के पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, वाई की जो हाईएस्ट पावर है आपकी उसके कोफिशिएंट लेंगे हम। तो y की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और y की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की भी कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस a और माइनस a। तो y एक्सिस के पैरेलल भी कितने सम टोट्स होंगे, 2। तो टोटल काउंटिंग में कितने सम टोट्स होंगे, 2 + 2 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, क्या कहता है ये आपको, इफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर रिस्पेक्टिवली 7 एंड 5। ये कहता है 5th टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7 है और जो 7th टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वो 5 है। तो आप इसकी 35th टर्म बताओ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब हम हार्मोनिक वाले क्वेश्चंस को हार्मोनिक से डील ना करके हम किससे डील करते हैं, एपी से। अब इसको मैं अगर एपी में लेके जाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एपी में क्या होता है, देखो एचपी अगर आपको कोई चेक करना है, कोई सीक्वेंस है, कोई प्रोग्रेशन है, वो एचपी है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, उन सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देते हो आप, और फिर आप ये देख लेते हो कि क्या ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर उसकी रेसिप्रोकल टर्म्स एपी बना रही हैं तो वो एचपी होती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर एचपी की 5th टर्म 5 है तो एपी की 5th टर्म क्या बन जाएगी, 1/7। 7th टर्म क्या बन जाएगी, 1/5। तो मैं क्या करूँ, मैं एपी की 35th टर्म फाइंड कर लेती हूँ, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, एचपी की 35th टर्म मिल जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब करें प्रोसीड हम। अब 5th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 4d, और 7th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + 6d। इसको और करें सोल्व तो 7 को वहाँ ले जाऊँ एक बार में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ करते हैं हम, ये बन जाएगा 7a + 28d = 1, और ये हो जाएगा 5a + 30d = 5 के 30 1। ठीक है, अब क्या करें हम, दोनों तरफ सेम बनाए या फिर रिलेशन फाइंड कर लो, कैसे ही कर लो, माइनस कर देते हैं। चलो एक बार माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2a और ये हो जाएगा हमारा -2d = 0। तो 2a = 2d। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास d आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, d आ गई। अब 35th टर्म निकालें। 35th टर्म क्या होगी हमारे पास, a + 34d। ठीक है, इससे बात नहीं बनेगी, इसको हमें सोल्व ऐसे ही करना पड़ेगा, ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ए और डी फिर दोनों सेम बच जाएंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बच जाएंगे। तो आप क्या करो, इसको सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 7 से कर देते हैं, तो ये कितनी बन जाएगी, 35a, 5 7 35 + 5 8 40, 5 दिन 10 और 14, 140d = 5, और ये हो जाएगा 35a, 3 7 21, और ये हो जाएगा 7। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा अपना, माइनस का 70d = माइनस का ये हो जाएगा 2। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 1/35। अगर d 1/35 है तो a भी क्या होगा, 135। 1/35 क्योंकि हमने यहाँ पे सोल्व किया। अब पुट कर दें यहाँ पर, a कितना है, 1/35 + 34, d कितना है, 1/35। एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। 1 + 34 कितना हो जाएगा, 35/35। कितना आ रहा है कट्टों के, ये तो 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 35th टर्म क्या आ रही है हमारी, 1 एपी में। तो एचपी में 35th टर्म क्या हो जाएगी, 1 का रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन था,
ये तो हमें डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा, और एक्चुअली हम याद करते भी नहीं है एचटेट के लिए। कितनी स्टेटमेंट्स को याद करके जाएंगे हम, और क्या गारंटी कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। बाई चांस चलो 2020 वाले पेपर में तुमने 3-4 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, लेकिन हम कितने याद करें यहाँ पर, ठीक है। तो मैं तो यही एडवाइस कर दूँ, स्किप कर दो। हाँ, अगर आपका मन है याद करने का तो आप एक काम कर सकते हो। एनसीईआरटी का जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखी होती है कुछ लाइन्स, ठीक है, हम वो जरूर पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया यहाँ पर 108 कि इट इज़ मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। किस मैथमेटिशियन ने ये वाली बात कही है, किसने कही है ये वाली बात? डेविड व्हीलर ने की थी ये वाली बात। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 हमें क्या कहते हैं? देखो, एक चीज़ ये भी है आपके पास कि आप ओनली मैथ के दम पर एचटेट का पेपर ओनली सिर्फ मैथ के दम पर सोल्व नहीं कर सकते हो, सॉरी क्रैक नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि मैथ कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का आएगा अपना सब्जेक्ट। अब 60 नंबर में कितना तो टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आए हमें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको जो कॉमन पेपर है वो तो आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अपने पेपर को क्लियर कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको मैथमेटिक्स पोर्शन के अंदर 35 से 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 35 से 40 मार्क्स ले आते हो फिर 96% चांस, 95% चांस होता है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हो ना तो नहीं होगा। देखो, मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने जब टीजीटी का पेपर दिया, मेरा एचटेट टीजीटी क्लियर है, ठीक है, तो मैंने ये जब पेपर दिया तो इसे मेरे मैथ्स में 60 में से आए 50 नंबर, ठीक है, क्योंकि जो मैथ्स का टीजीटी वाला होता है ना उसमें इतना टाइम नहीं लगता क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग तो सारे क्वेश्चन सोल्व करके आई थी, ठीक है, फिर भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मेरे 60 में से 50 नंबर आए। आई थिंक ये बैड स्कोर नहीं है 60 में से 50 नंबर मैथ के अंदर लेकर आना, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ओनली मैथ का प्रिपेयर करती, कॉमन पेपर ना प्रिपेयर करती तो नहीं होता मेरा क्लियर, चाहे मेरा कितना ही अच्छा मैथ हो। लेकिन अगर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे मैथ के साथ साथ और सब्जेक्ट से फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी उसमें मेरे आए थे 47 मार्क्स, ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था कॉमन पेपर का, लेकिन फिर भी मेरा ओवरऑल 97 स्कोर हो गया, तो मेरा क्लियर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, मेरे नेक्स्ट टाइम जब मैंने टीजीटी के बाद पीजीटी वाला दिया तो वहाँ मेरे नंबर बने 86, 4 नंबर से मेरा पेपर रह गया ये, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉमन पेपर में इतना टाइम लगा दिया कि मैं ये वाला पेपर सोल्व भी नहीं कर पाई, ठीक है। तो कॉमन पेपर में मेरे नंबर बने थे, पेपर मैंने अच्छा स्कोर किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है हमें, क्योंकि अगर हम कॉमन पेपर पर ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था इसके लिए सोल्व करने के लिए। जितना टाइम बचा उसमें मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सोल्व कर पाई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैथ्स का अगर आपको पीजीटी का सोल्व करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं लेंथी, तो वो टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। ओनली सिर्फ मैथ के पीछे पड़ गए तो फिर कॉमन पेपर रह जाएगा हमारा। तो हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। हमें ये कोशिश नहीं करनी कि हम जो 60 के 60 क्वेश्चन है सारे अटैम्प्ट करें। हमें ये देखना है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आता है, इसको करते हैं सोल्व, नहीं इस वाले क्वेश्चन में जरा सा मुझे डाउट लग रहा है, टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे सोल्व, उसको बाद में देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है जो आता है, जो आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, आप उसको फटाफट सोल्व कर लो। बाद में जो आपको लगता है लेंथी था या मैं ट्राई करना चाहता हूँ वो आप लास्ट में करो, बिल्कुल टाइम बचता है तो। स्पीड बहुत ज़रूरी है, कॉमन पेपर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसमें मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में स्पीड बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। चलो आते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन 109। क्या कहता है? मिनिमम वैल्यू बताओ इस चीज़ की। ऐसा क्वेश्चन हमने 2021 वाले में किया था। वहाँ क्वेश्चन था कोस थीटा और साइन थीटा से रिलेटेड। तो वहाँ हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा हमारा छोटा होता है √a² प्लस b² से, और ये बड़ा होता है किससे? माइनस टाइम्स √a² प्लस b²। बट यहाँ तो टेंजेंट और कोट में है, तो यहाँ कैसे करें हम? एक चीज़ हम ये भी पढ़कर आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मैं इसको a मान लूँ, ये एक a टर्म है, ये वाली अपनी b टर्म है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है दो नंबर्स का a और b का, वो हमेशा ही बड़ा या इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए बी का रूट। बन गई बात। मुझे a प्लस बी तो चाहिए था, यहाँ बन जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब सोल्व कर लो आप इसको। तो इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि a प्लस बी जो है वो आपका बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके? 2 टाइम्स √ab। a प्लस बी तो मेरा ये बनेगा, लिखने की नीड नहीं है मुझे,
बस अब वैल्यू पुट करो। ए कितना है 27 tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में बी कितना है अपना 3 cot स्क्वायर थीटा। ये एक इसलिए भी किया है क्योंकि ए भी आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई आएगी और ये दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेंजेंट और कोट स्क्वायर थीटा, तो भी हमारे लिए यूजफुल होगा। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, फिर कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बचेगा अपने पास 27 और 3, 27 और 3 कितना हो जाएगा 81, 81 का रूट हो गया 9, यानी ये कितना आ जाएगा 18। मतलब a प्लस बी का मतलब ये। ठीक है, ये इसकी वैल्यू मिनिमम 18 तो होगी, 18 से बड़ी भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, किसी को फॉर्मूला याद है तो वो कर देगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो बनाने थोड़ी बैठेगा। चलो मुझे पता है कि कार्डबोर्ड की शेप इस तरह से होती है, हार्ट टाइप से शेप होती है इसकी कार्डबोर्ड की। ठीक है, अगर मैं कोशिश करूँ सोल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम, लेकिन फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो करो, नहीं याद है छोड़ दो ना, और भी बहुत क्वेश्चन अपने पास, हम उसको सोल्व कर लेंगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है हमें। ठीक है, या फिर भी याद कर जाओ, क्या पता किस्मत अच्छी हो देते वापस से क्वेश्चन 1 नंबर आ जाए अपने। इन्होंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ कार्डोइड, वॉल्यूम बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डोइड चाहे ये वाला हो चाहे 1 - cos थीटा वाला हो, इसका वॉल्यूम कितनी होती है 8/3 पाई a क्यूब, 8/3 पाई a क्यूब। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है आपका 32/5 पाई a स्क्वायर, 32/5 पाई a स्क्वायर।